नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में। आज हम कवर करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, जिसको ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, उसका जन्म हुआ था। तो हम सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं, इसके कॉजेज़ क्या थे और फिर इसकी आउटकम्स क्या थी। 23 जून 1757, देखो ध्यान रखो, 1857 में हुई थी हमारे यहाँ पे क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, सेपोई म्यूटिनी। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे 100 साल पहले, 100 साल पहले, एग्जैक्ट 100 साल पहले, एग्जैक्ट तो नहीं मतलब डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ईयर 100 साल पहले 23 जून 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, जो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये डिसाइसिव कन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसने सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की फाउंडेशन को लेड किया था, यानी इससे फाउंडेशन बनी थी। तो इसको हम अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले बात करेंगे इस लेक्चर का एजेंडा क्या है। हम देखेंगे बंगाल का क्या परिस्थिति थी जब ये बैटल हुई थी, बंगाल ऑन द ईव ऑफ बैटल, पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था, और नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशन्स ग्रो हो रही थी, जिसका कारण क्या था। कुछ इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स की बात करेंगे, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और बाकी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। बैटल की बात करेंगे, इसके कॉजेज क्या थे, कोर्स क्या था और इमीडिएट आफ्टरमैथ क्या था इस कन्फ्लिक्ट का। और फिर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस इस बैटल के क्या हुए हमारे भारत के लिए। तो सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं, जिसको एक काफ़ी प्रॉस्परस रीजन माना जाता है। 1757 से लेके तो 1765 तक जो पावर है बंगाल में, वो धीरे धीरे जो बंगाल के नवाब्स थे उनसे हट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाती रही। लेकिन इस ट्रांजिशन से पहले बंगाल रिलेटिवली पीसफुल रीजन था, और यहाँ पे बाकी भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ काफ़ी पीस था, यहाँ काफ़ी शांति थी। अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हमें यहाँ देखने को मिली। नवाब मुर्शिद कुली खान, जो कि 1700 से 1727 के बीच में था, फिर सौजुद्दीन जो 1727 से 1739 तक था, और फिर अली वर्दी खान जो 1739 से 1756 तक था। अब यहाँ पे जो इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, इससे ये काफ़ी फ्री था, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्प्यूट्स हमें देखने को नहीं मिले, और जो एक्सटर्नल थ्रेट थे वो इस रीजन में थोड़े बहुत हमें देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी शांति हमें देखने को मिलती है। तो अब सवाल यह है कि बंगाल में ऐसा क्या था जिसने अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट किया, ब्रिटेन के क्या कमर्शियल इंटरेस्ट थे बंगाल में। देखिए, 60% जो ब्रिटिश इम्पोर्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि नियरली 60% जो ब्रिटिश इम्पोर्ट हैं एशिया से, जितने भी गुड्स ये इंपोर्ट किया करता था एशिया से, अंग्रेज यानी एशिया से जो ब्रिटेन में जाया करते थे, उसका 60% जो इंपोर्ट है वो बंगाल से हुआ करता था। 1730 के दशक में यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करती है बालासोर में, हुगली में, कासिम बाज़ार में, पटना में और ढाका में। फिर 1690 के दशक तक कैलकाटा फाउंड होता है। कैलकाटा की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है 1690 के दशक तक आते आते, और ये बनता है कमर्शियल सेटलमेंट बंगाल में अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका प्रिविलेज होता है यहाँ पे एक पोजीशन, और यहाँ पे वो लॉस करती है क्योंकि जो प्रोविंशियल एक्सचेकर होते थे वो धीरे धीरे रिसेंटमेंट जनरेट करने लग पड़े। यानी अगर आप स्मूथली काम कर रहे हो, जो वहाँ के अपने एक्सचेकर्स हैं या वहाँ के प्रोविंस के जो राजे हैं या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर तुम अंग्रेज़ों का काम अच्छे से कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो प्रोविंशियल एक्सचेकर थे, इनमें रिसेंटमेंट आने लग पड़ी, और इवन जो बंगाल का गवर्नर था उसमें भी रिसेंटमेंट आने लग पड़ी।
उसको अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप या जो लिबर्टी उन्हें अंग्रेज़ों को यहाँ पे बंगाल में मिली थी वो पसंद नहीं आ रही थी, और इसी की वजह से यहाँ पे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अब आता है अली वर्दी खान का रूल, जो था 1741 से लेके तो 56 तक। अब देखिए 1741 में जो अली वर्दी खान, जो कि बिहार का डिप्टी गवर्नर था, वो एक युद्ध में नवाब सरफराज खान को हरा देता है और उसे मार देता है। जो अली वर्दी खान है वो मार देता है किसको? नवाब सरफराज खान को एक युद्ध में। अभी यहाँ पे इसके बाद ये बंगाल का नया सूबेदार बन जाता है। ये पोजीशन ये अपने आप को ले लेता है अली वर्दी खान। अब देखो ये जो बंगाल था ये कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, ये मुगल्स के अंडर था। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स मैंने अच्छे से आपको अलग वीडियो में कवर कराया है, उसको अगर चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मुगल हिस्ट्री को भी हम अच्छे से कवर कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है एग्जामिनेशन के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे एंशियंट और मुगल्स में भी आएंगे। तो अब यहाँ बात ये थी कि बंगाल इंडिपेंडेंट नहीं था, ये मुगल्स के अंडर था। मुगलों का उस समय जो एम्परर था, जो राजा था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। अब इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका क्या क्रिटिसिज्म है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन क्योंकि बंगाल इंडिपेंडेंट नहीं है, मुगल्स के अंडर है, तो जैसे ही यहाँ के नवाब सरफराज खान को युद्ध में अली वर्दी खान हरा देता है, तो अब एकदम से वो राजा बन नहीं सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, तो क्या करेगा? तो वो पैसा पे करेगा मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को। तो यहाँ पे बंगाल के नए सूबेदार बनने के लिए अली वर्दी खान ने लार्ज सम या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को दी। सक्सेसफुली इसने 15 ईयर्स तक रूल किया और यहाँ पे मराठास तक को इसने रिपेल किया है। तो मराठास यहाँ पे आना चाहते थे बंगाल में, लेकिन इसने रिपेल किया है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे इसकी गलती मानो या जो मर्जी मानो कि इसने जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे अनुमति दी, अलो किया कि वो फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई कर सकें, यानी बना सकें। तो अब यहाँ पे बंगाल में जब मराठास की इनकर्जन्स हो रही थी, यानी मराठा जब यहाँ पे आ रहे थे लड़ने के लिए, तो उस समय एक तो इसने मराठाओं को रिपेल किया और अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने अलो किया कि यहाँ पे आप फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कर्नाटक में जैसे यूरोपियन कंपनीज की पावर बढ़ने लगी, वो पावरफुल बनने लगे, तो उसकी वजह से इसके जो कंसर्न्स हैं अली वर्दी खान के, वो भी बढ़ने लगे। तो इसलिए बाद में फिर उसने ये डिसाइड किया कि मैं यूरोपियंस को बंगाल से एक्सपेल कर दूंगा, यानी कि भगा दूंगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले ही 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चाहता था कि ये अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दे, लेकिन कोई एक्शन ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लेता, इससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करने के लिए अगर किसी ने अलो किया था तो वो यही व्यक्ति था। तो ये सीधा सवाल आपसे बन सकता है कि बताओ बंगाल का कौन सा रूलर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलो किया था कि वो फोर्ट विलियम को यहाँ पे फोर्टिफाई करें? तो क्या आंसर होगा? अली वर्दी खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना है। अब आता है सिराजुद्दौला। देखिए जैसे ही अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उनके कज़न होते हैं। ऐसा ही होता है जब राजा मर जाता है तो उनके बच्चे या कज़न वगैरह जो उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिराजुद्दौला था, जो कि अगला राजा बना, ये एकदम से राजा नहीं बना, इसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को भी फेस करने पड़ा अपने ही कज़न शौकत जंग से, जो कि पूर्णिया का नवाब था। अब तुम ये देखो कि जो पूर्णिया है वो छोटा है, वो कोई इतना पावर वाला प्रोविंस नहीं है। जो बंगाल है ये बहुत बड़ा है और ये काफ़ी पावरफुल भी है। तो हर कोई चाहेगा कि हम पावरफुल जो प्रोविंस है वहाँ पे अपना सत्ता जमाएं या वहाँ के राजे बने या सूबेदार या नवाब बने। तो अब यहाँ पे जो शौकत जंग था, जो ऑलरेडी पूर्णिया का नवाब था, उसने चैलेंज किया सिराजुद्दौला को। और यहाँ पे जो उसकी हॉस्टाइल दुश्मन आंट भी थी, एक अंटी भी दुश्मन थी, घसीती बेगम,
वहाँ से भी चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े सिराजुद्दौला को। फिर काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप्स थे जिन्हें कन्फ्रंट करना पड़ा इसको, सिराजुद्दौला को, कोर्ट में, जिसमें जगत सेठ आते हैं, ओमी चंद आते हैं, राय वल्लभ आते हैं और राय दुर्लभ भी आते हैं। अब ये सब वो थे जिसने सिराजुद्दौला को ओपोज किया कि हम नहीं चाहते कि ये बंगाल का अगला नवाब बने। मिलिट्री चैलेंज भी था। यहाँ पे कई आर्मी कमांडर थे, जैसे मीर जाफ़र, जिसने अली वर्दी खान की बहन के साथ शादी करी थी। अब ये आर्मी कमांडर था तो ये भी रेबिलियस हो गया सिराजुद्दौला के खिलाफ, रेबिलियन पे ये उतर आया, क्योंकि ये चाहता था भी क्योंकि मैंने अली वर्दी खान की बहन से शादी करी है तो भैया हमें राजा बनाया जाए, तू कैसे राजा बन सकता है। और फिर आता है ब्रिटिश थ्रेट। अभी यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बंगाल में बढ़ गई थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि उसकी पोजीशन को, सिराजुद्दौला की पोजीशन को थ्रेटन कर रहा था। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला की प्रॉब्लम ये थी कि ये काफ़ी इम्पल्सिव था और इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इम्पल्सिव मतलब कि तुमने ऐसा बोल दिया अभी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इम्पल्सिव था नेचर से, और इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इसलिए ये काफ़ी इनसिक्योर भी था और इसी वजह से इसने काफ़ी जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लिए और वो काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हुए फ्यूचर में। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इम्पल्सिवनेस में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सिराजुद्दौला ने लिए और बाद में ये उसी के विपक्ष में काम करे। अब यहाँ पे इनिशियल एक्शन सिराजुद्दौला के क्या थे, जब हम ये कह रहे हैं कि इसने कुछ गलत एक्शन लिए, कुछ जल्दबाजी में एक्शन लिए और वो एक्शन काउंटर प्रोडक्टिव हुए, तो वैसे कौन से एक्शन थे। सबसे पहले आता है, जैसे ही ये पावर में आता है इसने कुछ इमीडिएट एक्शंस लिए अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। अब ये करने ही पड़ने थे क्योंकि इसकी आंट, इसके कज़न, आर्मी कमांडर और अंग्रेज, ये सारे के सारे क्या थे, इसके खिलाफ थे। इन सारों ने इसको अपोज किया, इवन कोर्ट में भी इसको कुछ लोगों ने अपोज किया। तो जैसे ही ये पावर में आया तो सबसे पहला काम था कि अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करें, पावर, सत्ता अपने हाथ में आए पूरे तरीके से। तो उसके लिए उसने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ एक्शंस लिए। क्या एक्शन थे? सबसे पहले शौकत जंग, जो पूर्णिया का हमने पहले भी देखा नवाब था, उसको युद्ध में इसने हराया और मार दिया, जो इसका कज़न था। फिर इसने जो घसीटी बेगम का ट्रेजर था, पैसा, सोना, जेवरात, वो सारा सीज किया। ये घसीटी बेगम वही थी जो इसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि ये अगला नवाब बने, ये हॉस्टाइल थी, हमने पहले भी देखा। फिर इसने मीर जाफ़र को डिसमिस किया और उसे रिप्लेस किया मीर मदान से। तो जो आर्मी कमांडर था मीर जाफ़र, जिसने अली वर्दी खान की बहन से शादी करी थी, उसे इसने डिसमिस कर दिया, लेकिन उसने इसको मारा नहीं, किल नहीं किया। सिराजुद्दौला ने सिर्फ इसे डिसमिस किया और मीर मदान को इसने आर्मी कमांडर बना दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ इसने डिसमिस ही किया लेकिन मारा नहीं, क्योंकि बाद में यही मीर जाफ़र है जो इसकी पीठ पे खंजर घोंपेगा, हम आगे देखेंगे। तो इसने मीर जाफ़र को डिसमिस कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया, और नया कमांडर कौन बना? मीर मदान। फिर इसने कश्मीरी ऑफिसर मोहन लाल जो है उसे अपॉइंट किया कि वो जो ओवरसी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेगा, जिसने मोटे मोटे तौर पे ऑलमोस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की तरह काम किया। किसने? मोहन लाल ने। अब यहाँ पे अंग्रेजों के साथ धीरे धीरे इसकी, सिराजुद्दौला की टेंशन्स बढ़ रही थी। क्या हो रहा था? सबसे पहले ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज़ हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऑफिशियल्स रैम्पेंट मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेजेस का, और ये एडवर्सली जो नवाब के फाइनेंस हैं उसे अफेक्ट कर रहा था। इसके जो पैसे हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसे अफेक्ट कर रहा था। दूसरा आता है अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन। अब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में फोर्टिफाइड किया। देखो, फोर्टिफाई मतलब कि अपनी मर्जी से कोई घर बना दे रहा है, कोई महल बना दे रहा है, कोई फोर्ट बना दे रहा है, नवाब की परमिशन ही नहीं ली जा रही है। ओ भाई, वो नवाब है लेकिन उसको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। तो जब नवाब है अगर, और उसको कुछ पूछा ही ना जाए, समझा ही ना जाए उसको कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बुरा लगेगा। और इससे अंग्रेज़ों की जो इंटेंशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न खड़ा कर रही थी सिराजुद्दौला के दिमाग में। तीसरा आता है पॉलिटिकल असाइलम।
कंपनी ने कुछ ऐसे लोग थे जिनको पॉलिटिकल असाइलम दिया था, जैसे कृष्णा दास जो कि राज वल्लभ जी के बेटे थे। ये वो हैं जो नवाब की मर्जी के बिना बहुत ज़्यादा पैसा हीरा जेवरात लेके भाग गए थे। तो कुछ ऐसे लोग जिनके साथ नवाब की नहीं बनती, उन्हीं लोगों को या उनके बच्चों को ये जो अंग्रेज हैं ये असाइलम दे रहे थे, ये शरण दे रहे थे। असाइलम का मतलब होता है शरण देना, तो ये शरण दे रहे थे। चौथा आता है फ्रेंच फैक्टर। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये डर था या शक था कि जो सिराजुद्दौला है ये बंगाल में फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट कर देगा और हमारे जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं उन्हें ये कम कर देगा, क्योंकि इनको चाहिए थी मोनोपोली। अंग्रेज चाहते थे कि हमें ट्रेड में मोनोपोली मिले। तो ऐसा डर था अंग्रेज़ों को भी कि हो सकता है ये फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें प्रिविलेजेस ना दे दे और हमारे जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं उन्हें कम ना कर दे। तो इसकी वजह से दोनों में, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी और सिराजुद्दौला में भी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो ग्रो होने लगी। अब आती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है जिसकी वजह से आगे बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? देखिए, जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में टेंशन एस्केलेट हुई उसका जो इमीडिएट कोज था वो इन फेमस ब्लैक होल इंसिडेंट था। तो ऐसा था क्या ये? देखिए, जो एक अंग्रेज़ों का फोर्ट था कैलकटा में, सिराजुद्दौला ने उसे अटैक किया और उसको सीज कर लिया। सीज कर लिया मतलब उस पर आधिपत्य अपना जमा लिया भी, अब आज से ये हमारा है, ये अंग्रेज़ों का नहीं है। इंग्लिश फोर्ट है, अंग्रेज़ों का फोर्ट है, कहाँ पे? कलकत्ता में। सिराजुद्दौला उस पर अटैक करता है और उसे सीज कर लेता है। पॉपुलर बिलीव्स की माने तो सिराजुद्दौला ने यहाँ पे 146 इंग्लिश जो इंडिविजुअल्स थे उन्हें एक छोटे से कमरे में, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे एक छोटा सा कमरा है जहाँ इम्प्रिजन कर दिया। 146 अंग्रेजों को पकड़ा और एक छोटे से कमरे में इसने जेल में डाल दिया। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटा कमरा था, लोग बहुत ज़्यादा थे 146, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 146 में 123 जो अंग्रेज थे वो सफोकेशन की वजह से ही यहाँ पे मर गए। अभी यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है इसने अंग्रेजों को, आप ये कह सकते हो, या तो गुस्सा दिलाया, एक्सैजरेट किया, या फिर एक मौका दिया कि अब हम रिटेलिएट करेंगे और सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो या तो ये गुस्सा दिलाना वाला बात थी, या फिर हो सकता है कि अंग्रेज ऐसा चाहते थे और ये जो इंसिडेंट था ये एक मौका था कि अब हमारे पास एक मौका है, हम अब यहाँ पे युद्ध भी कर सकते हैं और उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हमने युद्ध क्यों किया। क्यों किया? क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, 123 हमारे जो गोरे हैं, हमारे जो लोग हैं उन्हें मारा गया इसके डिसीजन की वजह से, सिराजुद्दौला के डिसीजन की वजह से, इसलिए अब हम इससे बदला ले रहे हैं। तो या तो इसने एक्सैजरेट किया या फिर ये एक रीज़न बना अंग्रेज़ों की रिटेलिएशन का। तो जो ब्लैक होल इंसिडेंट है ये काफ़ी पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल बना अंग्रेज़ों के लिए, और जो हिस्टोरियंस हैं वो इसकी स्केल और इसकी डिटेल्स के ऊपर डिबेट करते हैं, मगर ये एक प्रोपेगेंडा बना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि अब हमारे पास एक ठोस कारण आ गया कि क्यों हमने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध किया। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का अराइवल आता है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ कैलकटा पहुँचता है और यहाँ पे बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने जो इंग्लिश पोजीशन थी उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया। युद्ध में पहले अंग्रेज यहाँ इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आता है तो जो इंग्लिश पोजीशन है वॉर में वो स्ट्रेंथन हो जाती है। अब रॉबर्ट क्लाइव अपनी मिलिट्री प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब कौशल, कुशलता, वीरता, अपनी मिलिट्री वीरता के लिए जाना जाता था और पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल एक्यूमेन का मतलब हुआ राजनीतिक समझ, सूझबूझ, कुशाग्र बुद्धि। तो ये अपनी प्रोवेस और एक्यूमेन के लिए जाना जा रहा है और इसने काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले किया सिराजुद्दौला के खिलाफ बैटल ऑफ प्लासी में। इसकी लीडरशिप और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो काफ़ी क्रूशल प्रूव हुई, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे इस पूरे के पूरे रीजन में उन्हें सिक्योर करने के लिए। अब हम बात करते हैं सीक्रेट अलाइंसेस की, जो कि सीक्रेटली हुए अगेंस्ट सिराजुद्दौला, और यहाँ पे बीट्रेल हुआ
यहाँ पे विश्वासघात हुआ सिराजुद्दौला के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले आता है मीर जाफ़र। कौन था ये? जो पहले आर्मी कमांडर था, अली वर्दी खान की बहन से शादी करी हुई थी और सिराजुद्दौला ने इसको निकाल दिया था। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि इसको डिसमिस किया गया था, इसको मारा नहीं गया था। तो भाई इसको डिसमिस किया गया है, मीर मदान को आर्मी कमांडर बनाया गया है। अब ये क्या लेगा? बदला, प्रतिशोध। तो सिराज ने क्योंकि कमांडर को और जो अली वर्दी खान का ब्रदर इन लॉ था उसे डिसमिस किया गया था, तो अंग्रेज़ों ने इसको क्या कहा? अंग्रेज़ों ने कहा कि अब आपको डिसमिस किया गया है, आप क्या करिए? हमारा समर्थन करिए, बदले में हम आपको नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र, अब क्योंकि ये आर्मी कमांडर था तो ऑब्वियसली इसके पास जो एक्सपीरियंस था वो अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता और काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया भी। तो यहाँ पे ये बात हुई कि चलो तुम बदला लो और हमें सपोर्ट करो, हम बदले में तुम्हें नवाब बना देंगे। दूसरा जो बिट्रेल आता है, विश्वासघात आता है, वो आता है जगत सेठ से। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैंकर था ये बंगाल में, और इसने पूरी की पूरी सिराजुद्दौला के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको फाइनेंस किया था। पैसा अंग्रेज़ों को जो ऑलरेडी भारत से लूट रहे हैं, उन्हें सिराजुद्दौला को हराने के लिए भी पैसा एक भारतीय ही दे रहा है। तीसरा आया राय दुर्लभ। ये कोर्ट ऑफिशियल था, इसने भी नवाब के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेंसी हुई उसे ज्वाइन किया। और चौथा आता है ओमी चंद। काफ़ी वेल्दी मर्चेंट था जो इंटरमीडियरी की तरह काम किया था इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में। अब यहाँ पे क्लाइव जो था, इन सारों के साथ जो ट्रेटर्स थे, जो दुश्मन थे नवाब के, उन सारों के साथ इसने सीक्रेट अलायंस किया। अब इस डील के मुताबिक जो कि सीक्रेट अलायंस हुआ, इसके मुताबिक जो मीर जाफ़र है उसे सिराजुद्दौला को हराने के बाद अगला नवाब बना दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड करेगा। ये यहाँ पे डील होती है। और फिर यहाँ पे आता है 23 जून 1757, जहाँ होता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे काफ़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी सिराजुद्दौला के खिलाफ, जिसमें नवाब के अपने ही ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। तो हुआ क्या कि जो सिराजुद्दौला की स्ट्रॉन्ग फोर्स थी 50,000 की, उसको जो रॉबर्ट क्लाइव की बहुत ही छोटी सी फोर्स थी उसने ही डिफीट कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी की जो आउटकम थी उसको इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही डिसाइड किया जा चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसके जो दुश्मन थे उनके साथ सीक्रेट अलायंस बना लिया था। जैसे ही सिराजुद्दौला की डिफीट होती है, उसको हरा दिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में उसका मर्डर हो जाता है मीर जाफ़र के बेटे मीरान के ऑर्डर पर। तो इस सिराजुद्दौला को पहले हराया जाता है, फिर मार दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि इस बेचारे को अपने ही लोगों ने, जिसके ऊपर इस बेचारे ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने धोखा दिया था, पीठ पे खंजर घोंपा था। इस बैटल की इमीडिएट आउटकम क्या थी? एक्सेस टू रिसोर्सेज। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों को एक्सेस मिल गई बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज के ऊपर। ट्रेड मोनोपोली, यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पास वर्चुअली ट्रेड और कमर्स की मोनोपोली आ गई, यानी एक अधिकार। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों के अलावा और कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेड या कमर्स नहीं करेगा। इकलौता एक अधिकार अगर किसी के पास आया इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद, वो था अंग्रेज। ब्रिटिश डोमिनेंस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड तुम्हारे पास है, कमर्स तुम्हारे पास है, और यहाँ पे तुमने बाहर से आके यहाँ के राजा नवाब को और नवाब की 50,000 से ज़्यादा आर्मी को हरा दिया। तो यहाँ पे तुम्हारी जो डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश हो गई। तो इसके बाद जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था भारत में वो सॉलिडिफाई हुआ और इसने बंगाल में खासकर अंग्रेज़ों की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया। और जब बंगाल में डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो गई तो अब अगली जो अंग्रेज़ों की नज़र है वो भारत के अलग अलग हिस्सों के ऊपर है, क्योंकि एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन ये दो ही चीज़ें होती थी पहले राजा महाराजों के बीच में। सबसे पहले हम अपने एरिया को एक्सपैंड करेंगे
और फिर वहाँ पे उसे कंसोलिडेट करेंगे। तो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। अगर बंगाल जैसे इतने पावरफुल और रिच रिसोर्सेज वाली जगह को, प्रोविंस को तुम कंसोलिडेट कर सकते हो, तो तुम भारत के बाकी हिस्सों में भी एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन कर सकते हो। तो यहाँ अंग्रेज़ों की जो डोमिनेंस थी और जो इन्फ्लुएंस था वो इस्टेब्लिश हुआ, सॉलिडिफाई हुआ। फिर आता है पॉलिटिकल अपहेवल। ये जो बैटल है इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अपहेवल कॉज किया, और जो इंडिजिनस रूलर्स थे, जो अपने यहाँ के रूलर्स थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया। और कहीं ना कहीं एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी आ गया कि भाई जो अंग्रेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ डील के मुताबिक जो मीर जाफ़र है उसको नवाब बना दिया गया, लेकिन इसका जो रूल था ये काफ़ी ट्रबल था। मीर जाफ़र का जो रूल था बंगाल के नए नवाब की तरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए। सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की इंटरफेरेंस थी बंगाल के अफेयर्स में, इससे मीर जाफ़र फ्रस्ट्रेट हो गया। अब भाई देख, तूने अपने ही व्यक्ति सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह किया, उसके तूने पीठ पे खंजर घोंपा, अंग्रेज़ तेरी सहायता कर रहे हैं, तो तुझे क्या लगता है कि गोरा तेरी सहायता क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली वो चाहता है कि तू उनका टट्टू बन कर रहे, इसीलिए वो तेरी मदद कर रहा है। लेकिन तुझे लग रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं और इनकी मदद से मैं सत्ता पे बैठ जाऊंगा, फिर हमारा राज चलेगा। ऐसा नहीं होगा। अंग्रेज हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही ये ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है ये फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। अब यहाँ पे इसने एक और गलती करी। चिंसुरा में इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ डचिस को उतार दिया। अब ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। थ्रेट क्यों था? हमने पहले भी देखा कि सिराजुद्दौला के ऊपर तो इन्हें सिर्फ शक हुआ था कि ये फ्रांसीसियों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, और उसी से उनके बीच में टेंशन बढ़ गई थी। यहाँ तो तू इनको खड़ा ही कर दे रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ये एक चीज़ है जो उन्हें प्रोवोक करेगी। गुस्सा सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा? जिसने उन्हें अलो किया, मीर जाफ़र। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ड्यू पेमेंट थी उसे भी ये देने में सक्षम नहीं था, मतलब इसने उन्हें पैसा भी नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इसके बेटे मिरान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद सक्सेशन का इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सपोर्ट को ये खो देता है, लॉस कर देता है। तो अब सक्सेशन किसकी होगी, यहाँ पे ये इशू क्रिएट हो जाता है। और अब यहाँ पर आता है मीर कासिम। तो देखेंगे राइज ऑफ मीर कासिम। देखिए 1760 में ट्रीटी साइन होती है मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, और कंपनी के बीच में। देखो, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला की पीठ में खंजर घोंपा, तो अब इसकी पीठ में खंजर घोंपने के लिए इसका अपना ही सन इन लॉ आ गया, दामाद आ गया। तो मीर कासिम के बीच में और कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है 1760 में। क्या थी ये ट्रीटी? इसकी टर्म्स क्या थी कि जो मीर कासिम है वो बर्दवान, मिदनापुर और जो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें सेड कर देगा, यानी उन्हें कंपनी को दे देगा, इनके ऊपर कंपनी का रूल होगा। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होती हैं कि ये प्रॉमिस करता है कि ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करेगा कंपनी को, और इसने जो कंपनी के वॉर एफर्ट्स थे उसमें 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए थे। उस समय ये बात हो रही है 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी में 5 लाख रुपए दिए थे इसने कंपनी को उसके युद्ध के लिए। फिर मीर जाफ़र का फेट क्या होता है कि अंडर प्रेशर मीर जाफ़र को रिज़ाइन करना पड़ता है, और यहाँ पे जो मीर कासिम है उसका सन इन लॉ वो अगला नवाब बंगाल का बन जाता है। इसके बाद इसको पेंशन लगती है 1500 रुपये पर एनम, साल का 1500 रुपया इसको पेंशन लगा दी जाती है। अब जो न्यू गवर्नर होता है कैलकाटा का, वांसी तार्थ, ये एग्री हो जाता है कि जो मीर कासिम का क्लेम है हम इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जैसे ही ये इस ट्रीटी पे साइन कर देता है जो हमने यहाँ पे देखी। अब आता है ट्रीटी ऑफ 1760। तो इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल सेशंस। मीर कासिम एग्री हो जाता है कि बर्दवान, मिदनापुर, चिटागोंग जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स को मैं कंपनी को दे दूंगा। दूसरा आता है हमारे पास ट्रेड एग्रीमेंट्स। कंपनी जो है वो जितना भी सिलहट में चूनम का ट्रेड होगा उसका जो 50% शेयर है वो ले लेगी, और ये तैयार हो जाता है कि ठीक है जितना मुनाफा होगा 50% आपका। क्यों? सत्ता की भूख,
इसको तो सत्ता चाहिए थी। तीसरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मीर कासिम एग्री हो जाता है कि भाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हम देंगे, और जैसे मैंने कहा कि साउथ इंडिया में जो कंपनी का वॉर हुआ उसमें 5 लाख रुपया इसने कंट्रीब्यूट किया उस समय। फिर पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है, मीर कासिम के जो दुश्मन होते हैं उन्हें कंपनी अपना दुश्मन मानती है, और जो इसके दोस्त हैं उन्हें कंपनी अपना दोस्त मानती है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अगर मीर कासिम के खिलाफ युद्ध होगा तो कंपनी उसको अपना युद्ध मानेगी, और कंपनी भी मीर कासिम के समर्थन में उतर जाएगी। ये है ट्रीटी ऑफ 1760, जो कि अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम के बीच में हुई, जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था। अगला आता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लासी, पॉलिटिकल पपेट्री। देखिए, इस विक्ट्री ने बंगाल के नवाब की जो पोजीशन है उसे अंडरमाइन किया। आप खुद ही देख रहे हो कि सिराजुद्दौला के बाद जो मीर जाफ़र बना, इससे यही एक्सपेक्ट किया गया कि ये टट्टू बन के रहे, जब तक रहा तब तक ठीक है। जैसे इसको प्रॉब्लम होने लगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगी, इसको निकाल दिया गया, मीर कासिम को यहाँ पे रख दिया गया, जो कि पॉलिटिकल टट्टू की तरह काम करेगा, बेसिकली पपेट की तरह काम करेगा। तो ये पॉलिटिकल पपेटरी है, और यहाँ पे जो नवाब है बंगाल का, उसकी पोजीशन को अंडरमाइन किया जा रहा है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये बंगाल का नवाब है, और इसको ये गोरे हैं जो हाथों से इशारा करके बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल पपेट है। तो अब यहाँ पे नवाब एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी कहीं नहीं गई है, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो वो पूरा का पूरा कंपनी की अथॉरिटी पे डिपेंड है। कि अगर कोई पूछेगा नवाब कौन है, तो नाम का कि हाँ भैया ये नवाब है, लेकिन इसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, करना इसको वही है जो कंपनी बोलेगी, जो कंपनी की अथॉरिटी बोलेगी। फिर यहाँ पे इंटरनल राइवलरीज भी एक्सपोज हो गई। ये जो बैटल था इसने इंटरनल राइवलरीज को एक्सपोज किया जो विद इन नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। यहाँ पे अपने ही नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जो नवाब की एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ थी उसको काफ़ी ज़्यादा वीक किया, सीक्रेट अलाइंस बना के। तीसरा, कंपनी की इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे कंपनी नवाब के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट में भी इंटरफेयर कर रही है, कि नवाब के जो ऑफिशियल्स होंगे उसके साथ कौन से लोग काम करेंगे ये भी कंपनी डिसाइड करेगी, ताकि इफ़ेक्टिवली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बिहाइंड द सीन, पीछे से कंट्रोल किया जा सके। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ब्रिटिश विक्ट्री का? ट्रेड मोनोपोली, पूरी की पूरी मोनोपोली यानी एक अधिकार बंगाल के ट्रेड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। यूरोपियन राइवल्स मार्जिनलाइज हो जाते हैं। पहले फ्रेंच और फिर डच कंपनीज, इन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। एक अधिकार किसके पास है? अंग्रेजों के पास। तीसरा, रेवेन्यू कंट्रोल। ब्रिटिशर्स ने बंगाल टैक्स रेवेन्यू की एक्सेस को गेन कर लिया, तो पैसा जो है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के पास जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन, लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज मशीनों के द्वारा बनाए गए सामान को यहाँ ला रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं। कच्चा माल यहाँ से ले जा रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मशीनों से बन रहा है। जो मशीनों से बन रहा है वो सस्ता भी है और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा रिफाइन भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं, और जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। तो ये जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस थे ये काफ़ी ज़्यादा थे। इसने बंगाल को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस से बिल्कुल कम्प्लीटली बदल के सिर्फ़ और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर ही बना दिया। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, अब सिर्फ ये रॉ मटेरियल का सप्लायर है ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमें बंगाल में देखने को मिलती है, और इससे यहाँ का जो आर्टिस्ट था, ये लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी। अब हम बात करते हैं प्लासी से लेके बक्सर तक की, जहाँ पे ब्रिटिश पावर कंसोलिडेट होती है। देखिए, जो ट्रांजिशन प्रोसेस है ब्रिटिश कंट्रोल का ओवर बंगाल, ये शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी से 1757। फिर उसके बाद यहाँ पे पपेट नवाब आते हैं और कंपनी की इंटरफेरेंस काफ़ी इंक्रीज धीरे धीरे होने लगती है, और अंततः फिर बैटल ऑफ बक्सर आता है, जिसको ऑब्वियसली अच्छे से हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये 1764 में आता है, और यहाँ तक आते आते ब्रिटिश पावर पूरे तरीके से कंसोलिडेट हो जाती है। बक्सर जो था, इसने बंगाल के नवाबों का जो फेट था, जो भविष्य था, उसे सील कर दिया। ब्रिटिश यहाँ पे
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रूलिंग पावर बन के उभरी, इमर्ज हुई बंगाल में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। और यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर ने कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल दे दिया ब्रिटिशर्स को बंगाल के ऊपर, जिसकी शुरुआत प्लासी से हुई थी। तो प्लासी से कंट्रोल करने की शुरुआत हुई, बक्सर में वो ख़त्म हो गई और बैटल ऑफ बक्सर तक आते आते पूरा कंट्रोल जो है बंगाल का वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। लेगेसी क्या है बैटल ऑफ प्लासी की? सबसे पहले ब्रिटिश राज की यहाँ शुरुआत होती है। पहला मेजर स्टेप था 190 साल का जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था भारत में, उसका जो 190 साल अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, उसका जो पहला स्टेप था वो ये बैटल ऑफ प्लासी था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यहाँ पे फाउंडेशन मिली अंग्रेज़ों को अपने एक्सपेंशन करने का अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। मैंने कहा आपको एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बैटल ऑफ प्लासी से, बंगाल से। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यहाँ पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की डेवलपमेंट होती है जिसने बाद में चल के भारत को गवर्न किया, और इसके कुछ अंश हमें आज भी भारत के लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें देखने को मिलते हैं, इवन जुडिशरी में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पाइवोटल मोमेंट है ये इंडियन हिस्ट्री का, और इसने फॉरेन डोमिनेशन की जो बिगिनिंग, जो शुरुआत है, ये उसे सिंबलाइज करता है। तो बैटल ऑफ प्लासी ने फंडामेंटली इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ही अल्टर कर दिया, और इसने कॉलोनियल रूल के जो पैटर्न है उसे इस्टेब्लिश किया, जो कि हमें 1947 तक, जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक हमें ये देखने को मिलता है। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस है। यहाँ पे इन डेप्थ हमने कवर किया है बैटल ऑफ प्लासी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब अगली वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर जाइए मेरी प्लेलिस्ट पे मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज या लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिप्स ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।